आज फिर जो है वो शहादतें हुई हैं दोबारा गज़ा में, 42 सरकारी तौर पे बताया जा रहा है, तादाद इससे ज़्यादा है। और वाइट हाउस के जो का जो मैं उनका पढ़ा है मैंने बयान, ये 7 स्लाइड अगर हम दिखाएं, जो कि जैक सलिवन जो हैं उनका जो वर्चुअल मीटिंग हुई है दरौन दरमर के साथ और NSA के साथ, तो उसमें ये बात सामने आई है कि रफ़ा ऑपरेशन पे 7 स्लाइड वाइट हाउस, तो उसमें रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन करने पे अमेरिका जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है। ठीक है, ये एक कंसल्टेटिव ग्रुप है, उसमें जैक सलिवन ने बात की है इज़राइल के रॉन डर्मट से और NSA जो हनेक बी हैं, उसमें जो है वो स्मॉल ग्रुप्स बने, ये बने, वो रफ़ा पे तय नहीं हो सका मामला। रफ़ा पे तय नहीं हो सका तो अब सवाल ये है कि फिर वो बिल कैसे मंजूर हो रहा है। आज जो है वो बिल पेश होगा, आज या कल में, और वो जो बिल है वो यूक्रेन की मदद का और इसराइल की मदद का, वो 95 अरब का वो मंजूर हो जाएगा। अमेरिका को इस वक्त ग्लोबल आइसोलेशन से निकलना है। एक मुकम्मल ग्लोबल आइसोलेशन में अमेरिका चला गया। ख़ासतौर पे कल जब अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई है फ़लस्तीनी रियासत को के हक़ में, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया और फ्रांस ने उसके हक़ में वोट दिया और स्लोवेनिया ने भी दिया और अल्जेरिया ने भी दिया, उन्होंने पेश की थी, और बाकी मुल्कों ने भी दिए। 2 मुल्क एब्सटेन कर गए, बरतानिया में। तो बात ये सारी कि एक ही वोट आया उसके अगेंस्ट, और वो था अमेरिका का। पूरी दुनिया एक तरफ है और अमेरिका एक तरफ। कई मुल्क कह चुके हैं कि हम खुद तस्लीम कर लेंगे, तो ये और आइसोलेशन होगी। अगर वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना शुरू कर देते हैं मुल्क, और अमेरिका पता चला दुनिया में अकेला ही रह गया, 2-4 मुल्क साथ खड़े हैं, या देखें, तो ये तो बिल्कुल अजीब सूरत हाल बन जाएगी। ये जो अटैक है इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसराइल का अटैक है, और ये बात हम इस नशिश में 1-2 रोज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसराइल ने इससे पहले एक कामयाब अटैक किया, एक नाकाम हो गया, साजिशी नाकाम हो गई, और तीसरा फुस हो गया। मतलब ये लिखा जाता है ना तारीख में। तो या तो करते ही ना, ये शबरात के पटाखे जो चलाए हैं ये ना चलाते, और एक बड़ा भरम रहता कि भाई इसराइल अटैक करेगा ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पे। एक बड़ी बड़ी बात होती है ना, वो 3-4 पटाखे चला के वो कह रहे हैं उनको पता था, वो कह रहे हैं हमें पता था, इसको पता था, इसको पता नहीं था, ये वो चलिए। ये वो बात है जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कही थी। अब यहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन की पोजीशन बड़ी खराब हो रही है कि क्या बाइडेन जो है वो, मतलब नेतन्याहू बाइडेन के हाथ से निकल, अमेरिका का सदर नेतन्याहू है या बाइडेन है? मतलब अगला इलेक्शन उसको जितवा दें। वो मतलब जाहिर ये कर रहे हैं बाइडेन कि नेतन्याहू मेरी बात नहीं सुन रहा, और मैंने तो मना किया उसको रिस्ट्रेन करो, लेकिन ये नेतन्याहू ने आखिर में जो बताया हमें तो बताया नहीं था। ये किस तरह की जो है वो बात हो रही है। अभी कुछ देर पहले अमेरिका के जो बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और जो हालात को समझते हैं बेहतर, उन्होंने कतर की इंतज़ामिया से रब्ता किया है। ये बात आ जाएगी एक आध दिन में। कतर के लोगों से उन्होंने रब्ता किया और कहा है कि आप ये जो मुज़ाकरात में से निकल रहे हैं, बराह करम आप मुज़ाकरात में बैठें, और आपका मुज़ाकरात से निकलना, क्योंकि कतर के जो वली अहद और वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा था कि हम मीडिएटर का रोल प्ले नहीं करेंगे। कल हमने इस पर बात भी की थी, और फिर हमने ये भी कहा था कि हम मामला ख़राबी की तरफ जाएंगे, और वो यही नेतन्याहू की कोशिश है कि इसको तरह खींचा जाएगा, ये कि कोई बड़ी ऐसी जंग बन जाएगी। अब जनाब ये हुआ कि वो तो कतर की तरफ से अभी जवाब नहीं आया, क्योंकि कतर जो है, देखिए कतर उन मुल्कों में से है, या सारे मुल्क, ये रियासतों के लेवल पे बात होती है, इसमें फ्रांस है, या इसमें आप समझें कि सऊदी अरेबिया है या पाकिस्तान है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया ना कि 2 रियासती हल। अब उसके बाद मुज़ाकरात भी आप कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनको कॉलें भी कर रहे हैं, बार बार उनसे कह रहे हैं कि ऐसे करो, फिर ऐसे नहीं करो, फिर उसके बाद पीछे हट गए, फिर पता नहीं था, फिर ये है, फिर वो है। तो टोटल इस चक्कर में जो यूक्रेन का गुफअप है, अब यूक्रेन को इमदाद अब जारी हो रही है, ठीक है, वो बिल अब जारी हो रहा है, और वो अमेरिका रिसेशन में है इकोनॉमिकली, और ये वो जंगें फॉर एवर वॉर जिसमें फतह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें आप जीतें।
और चाइना दरमियान में अपना पीस प्लान लेकर आया हुआ है। यूरोप के अंदर भी ये थिंकिंग पैदा हो रही है कि भाई ये तो एक अजीब सा मामला है, इसका फॉल आउट तो सारा यूरोप के ऊपर है, जो यूक्रेन वॉर है। तो इसको कहीं ख़त्म करें, इसको कहीं ये क्या फड्डा था नेटो। और ट्रम्प तो कहता है कि ये नेटो है ही कोई चीज़ नहीं। नेटो वाले हमें पैसे क्यों नहीं देते? नेटो वाले जो हैं अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, हमें पैसा दें। ये तो ट्रम्प की पॉलिसी रही है ना। तो अभी इलेक्शन की जो कंपेन शुरू होगी, वो ट्रम्प साहब केसेस भुगत रहे हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि वो ट्रम्प साहब तो कहते हैं कि ये तो पैसे मांगते थे, हमें पैसे दो ताकि हम तुम्हारी सिक्योरिटी करें। ये मशरक़ वस्ता के मुल्कों को कहते थे हमें पैसे दो, सीधे सीधे पैसे दो, चेक लेके खड़े होते थे। ये देखो अब वो ट्रम्प जो है वो कहेंगे पर पैसा दो, हम तुम्हारे यहाँ पे चौकीदार लगे हुए हैं, पैसा निकालो। तो ये तो बाइडन की जो है अभी ये डिबेट शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बिल जो है ये फंसा हुआ है बिल। अब कहीं बड़ी मुश्किल से इसको वहाँ पे कोई वे आउट नज़र आ रही है कि ये बिल मंजूर हो जाएगा यूक्रेन और ताइवान को भी और इसराइल को भी इमदाद का। लेकिन सवाल तो उठाएगा डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन कैंपेन में, सवाल तो ये उठेगा कि आपने क्या किया भाई। अच्छा फिर क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के साथ अगर मुकम्मल ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी की तरफ ध्यान रहता, ये फॉरेन पॉलिसी के बड़े वेंचर्स की तरफ ध्यान ना जाता, उधर फिलिपीन, उधर साउथ चाइना सी, उधर ये जंग जो फिर सकिन हो गए मिडिल ईस्ट के अंदर, बड़ी मुश्किलों से जान छुट्टी थी यहाँ पे। अब जनाब इशू ये है कि ये आगे तो इन्होंने इंगेज कर लिया, इसमें इसराइल भी इंगेज है, अमेरिका भी इंगेज है। और अब क्या करें? अब रुकें जाएं? अच्छा दुनिया को भी देखें, मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के कई मुल्कों के साथ अमेरिका का जो पैकेज हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से, वो ये था कि कोई बाहर से खतरा होगा या इंटरनेट टर्मोइल होगा तो आप हमें सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अब वहाँ पे नेतन्याहू ने अमेरिका की सिक्योरिटी को इस तरह एक्सपोज किया है कि उधर से हमास, उधर से हिजबुल्लाह, उधर से मतलब वो या ये समझ नहीं पकड़े जा रहे, मतलब अजीब तरफ एक अमेरिका की पूरा बैकअप और आयरन डोम और ये वो सारा। तो कई मुल्कों के अंदर ये तासुर बड़ा गहरा हो रहा है कि ये क्या हुआ है, मतलब ये अमेरिका क्या हमें सिक्योरिटी फराहम कर सकता है कल को अगर यहाँ पे मामला ख़राबी की तरफ चले जाएं, जो कुछ यूक्रेन में हुआ है या जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। और ये इसको वीटो करने की जरूरत नहीं थी। अभी भी ये सीज फायर की तरफ जाके दो रियासती मानते हैं उसको, और सीज फायर के ऊपर अभी भी वहीं पे अटका हुआ है मामला। और कतर भी अब कह रहा है कि नहीं, अब कतर आएगा तो बड़े सख्त शराइत पे आएगा ना। कतर मेरे नहीं ख्याल के इस तरह आएगा, वो कहेगा कल अभी अनाउंस करें कि सीज फायर नेतन्याहू, तो फिर मैं आता हूँ, वरना मैं तो अब इसमें आके कोई मुल्क नहीं आना चाह रहा। नेतन्याहू के जनाब वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। इस बात के मुकम्मल इम्कान आते हैं कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ जो है वो नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे और नेतन्याहू की वही पोजीशन बन जाए जिसके वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। ऐसे पहले पुतिन के जारी किए थे उन्होंने, प्रेसिडेंट पुतिन इसी तरह के एक वारंट जारी वो कर सकते हैं कि वो किस मुल्क में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते, वहाँ वो फंस जाएंगे। और उनकी लीगल टीम बाकायदा बैठी है और नेतन्याहू को मशवरा दे रही है। तो नेतन्याहू अब एक अजीब सा एक वहाँ पे एक लाइबिलिटी सी बन गई है। और उसमें आप ये देखेंगे कि रफ़ा के ऊपर ये जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें यही है कि रफ़ा के ऊपर हमने किसी किस्म का कोई प्लान हमारा नहीं है। अमेरिकन ने अपने आप को डिस्टेंस किया है कि इस अटैक का भी हमको नहीं पता था, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन की स्टेटमेंट आई है। और यही अगर हम दोबारा इसको देखें तो अल अरबिया को 9th कोट करते हैं, ब्लिंकन सेज कि यूएस नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंसिव ऑपरेशन व्हेन आस्क्ड अबाउट ईरान। तो मतलब वो नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं था, हमें तो जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स फोर्थ स्लाइड यूएस नॉट इन्वॉल्व इन लेटेस्ट ऑफेंसिव ऑपरेशन, वो वजाहतें करते फिर रहे हैं बार बार। ठीक है, मतलब एक अजीब सी एक पॉलिसी है। और इसके ऊपर जो है वो कुछ देर पहले जो इसराइली मीडिया है 21st स्लाइड हम दिखाएं, वो इसराइल्स म्यूटेड स्ट्राइक ऑन इस्फहान शोज नेतन्याहू हैज नो स्ट्रेटजी ऑन ईरान एज वेल एज गजा। ना ईरान के बारे में कोई स्ट्रेटजी है, ना गजा के बारे में कोई स्ट्रेटजी, करना क्या है। तो अब यह है कि अब यहाँ पे इसके बाद आ गए हैं मामला ख़राब। ईरान ने कहा है कि हम तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन यह है कि ये मामला जो है वो ख़राबी की तरफ अब जा सकते हैं, क्योंकि कई मैंने कहा पूरा खिता हिल गया इस वक्त। अच्छा, इसमें दो मुल्क जो हैं, एक तो इस्माइल हानिया जो है वो तुर्की जा रहे हैं, दूसरे तुर्की में आज जो है वो मिस्र के वजीर खारजा पहुंचे हैं। वो मिस्र जिसके तुर्की से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, वहाँ पर जब अक़वानुल मुस्लिमून की हुकूमत आई थी और तुर्की उनके साथ था।
तो वो वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आज तुर्की में हैं और उन्होंने डिस्कस किया है जनरल रिटायर्ड अब्दुल फताह सिसी का विज़िट तुर्की का विज़िट करने जा रहे हैं अब मिस्र के सदर। मतलब इनके ताल्लुकात इतने बेहतर हो गए हैं, इतने ज़बरदस्त हो गए हैं कि ताल्लुकात वो सारे आपस के इख्तलाफात ख़त्म। और ये अब एक और उसके बाद पीर से एक और बड़ा अहम दौरा हो रहा है, और वो दौरा हो रहा है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जो तुर्क सदर हैं रजब तैयब उर्दुगन, वो इराक आ रहे हैं। इराक के साथ बहुत सारे मामलात पे इख्तलाफ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इख्तलाफ रहा है वो रहा है ये जो कुर्द मलेशिया जो कि PKK जो कि तुर्की की सरजमीन पे बहुत से दहशतगर्द हमलों में जो मुलविस है, उसकी बेस जो है वो बयान होती है कि वो इराक में है। वो इराक से में जो है वो इराक का दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातें, एक बात तो ये है कि वो जो कुर्दिस्तान और वो सारा जो मामला था वो वहाँ पे कैसे है और वो सारी बात होगी इनकी। जो इराकी वज़ीर आज़म हैं वो अभी अमेरिका से होके आ रहे हैं, तो वो अमेरिका एक ज़ाहिर प्रेजेंस चाह रहा है, क्या जो भी है उनके साथ मामला, तो तुर्की नेटो एलाई है। लेकिन आप देखें कि मिस्र के सदर का जो है वो तुर्की का प्लान आने वाले दिनों में, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का तुर्की में होना, तुर्की भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें अगर कतर नहीं आता तो तुर्की शायद एक रोल प्ले करने के लिए सामने आ जाए, क्योंकि ये बात में ये जो गज़ा के ऊपर, और वो गले पड़ जाएगा बहुत बुरी तरह से अमेरिका के भी और नेतन्याहू के। तुर्की आगे आ गया, तुर्की अगर आ गया तैयब उर्दुगन, तो वो फिर तैयब उर्दुगन जो है ना वो फिर, और इससे पहले वो आप देखें कि ये मिस्र के साथ उनकी बात हो रही है, कतर के साथ वैसे मामला बहुत अच्छे हैं तुर्की के। तो ये अब इस बात के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं कि, क्योंकि ये मैंने बात पहले की थी कि ये जो मुआहदा पेरिस अकॉर्ड था, इसके गारंटर रशिया और तुर्की और रशिया को अमेरिकन ने खुद कहा था कि आप गारंटर होंगे, इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे, PLO का नाम दे दिया जाएगा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर ग्रुप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जब भी मुंतखब क़यादत आएगी फ़ौजें वहाँ पर अरब मुल्कों की आ जाएंगी, जो भी मामला होते हुए थे। तो तुर्की जो है उसने एक तो ये कि इस्माइल हानिया को, दूसरा ये कि इजिप्ट के साथ उनकी कंसल्टेशन शुरू हो गई है, और उसमें ख़ास तौर पे ये डिस्कस हो रहा है कि ये रफ़ा का बॉर्डर और बाकी सारे मामला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुल्क तो दूर दूर हैं, लेकिन जहाँ पर ये मसला आता है फ़लस्तीनियों का, तो बहुत से वो इख्तलाफात ख़त्म करके, और फिर ये जो मैंने आपसे कहा ना कि भरम ख़त्म होना, कि भाई वो एक 3 पटाखे हमने चला दिए, मतलब क्या है ना, उसको ऑन कर रहे हैं, वो इस पर चलाए, अच्छा जी मीडिया कह रहा है चला दिए, अच्छा नहीं जी पता ही नहीं था, फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन कह रहे हैं हमें तो आखिर में पता चला, तो नेतन्याहू वो बातें नहीं सुनता। तो ये मेरा ख्याल से एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि अब इसको समेटा कैसे जाए। ये जंग फैल रही है ना, ये जंग फैल रही है बुरी तरह से। इसमें देखें यूक्रेन की तो पॉलिसी कोई, अभी यूक्रेन पे स्ट्रेटजी नहीं है ना कोई। वो अच्छा वो दिन भी ऐसे हैं कि वो आप कहेंगे जी 2027 तक यूक्रेन जीत जाएगा, वो 2000 में तो फजूल बातें हैं ये कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है ना, 2028 तक हम हमास को शिकस्त दे देंगे, मतलब ये कोई स्ट्रेटजी है। तो अब ये मीडिएटर भी दरमियान में से कह रहे हैं कि हम तो नहीं आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि वीटो कर दिया, इस वीटो करने की ज़रूरत नहीं थी इस मरले। फिर ये एड का बिल आज मंजूर हो जाएगा। ये एड इस वक्त किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है भाई, कोई मुल्क हालत जंग में तो नहीं है। ये एड जो है आपने क्या गज़ा में लोग मारने हैं, क्या करने हैं, और हिजबुल्लाह का फ्रंट अपनी जगह मौजूद है। तो इस वक्त जो मुल्क हैं सारे वो बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जंग ना फैले। अब देखें हुतीज़ भी खामोश हैं इस वक्त, हुतीज़ ने भी कुछ, मतलब एक खामोशी है, एक पुरस्रार सी खामोशी है कि जिसमें ये इंतज़ार हो रहा है कि ये यानी आलमी क़ुव्वतें इसको, टोटल फेलियर है ना, टोटल फेलियर कि अक़वाम मुत्तहिदा की टीम नहीं अंदर आ सकती, ये नहीं हो सकता, कोई मीडिया नहीं जा सकता, बच्चे मर गए, ये हो गया वो हो गया गलती, और ये खिंच गई है। ये मामला इतना ख़तरनाक है तक खिंच गया है, और मुआहिदा हो गया, अच्छा बस रात को अनाउंस होगा, अच्छा रमज़ान से पहले होगा, अच्छा रमज़ान से हर हाल में सीज़ फायर होगा, इतने कैदी छोड़ेंगे, इतने होंगे। वो कह रहे हैं कि जो कैदी छोड़ने को जेल में ही मार दो, ये इंतहा पसंद। तो ये जो एक बग़ैर किसी प्लान के जो नीजर होता है ना मामला, यानी ईरान के न्यूक्लियर एसिड्स को हेड ऑन लेना, ये बहुत बड़ा वाक़या है। मतलब इसकी प्रॉपर बरस का कोई स्ट्रेटजी बनी होगी ना, या करते ही ना, या कहते हमने नहीं करना, हम करेंगे तो तबाह कर उड़ा देंगे।
अब ये है कि हमने जी वो उन्होंने तो 300 उन्होंने वो 3 चलाए हैं, देखें जी वो 3 चला दिए, वो दूर गिर गए जाके। अच्छा वो ईरान ने उनके उन्होंने बात ही नहीं की। और मैंने उससे कहा ना कि उनका ज़ेर ज़मीन है, उनको भी एक्सपोज हो गए कि भाई एक मिनट, इनके पास तो अरब मुल्क भी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये कैसा हमला हुआ है ईरान की एटमी तनसीबात पे। आप जरा सोचें ना, ईरान की एटमी बॉम्ब, ईरान बॉम्ब तो नारा होता था एक पूरा अमेरिकन कंपनी, ये क्या था। मैंने कहा ना ये ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, एक भरम रह जाता। अब वो ये भी अजीब सामने किया है, जैसे होता है ना एक मतलब है कि उछल कूद हो रही है।